दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस की जो सेकंड बुक है राजनीतिक सिद्धांत की। उसका चैप्टर 4 है सामाजिक न्याय, इंग्लिश में कहें तो सोशल जस्टिस। इसका पार्ट 1 दोस्तों ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने न्याय क्या होता है इसके बारे में जानना था और न्याय के ऊपर जो विभिन्न राजनीतिज्ञ हुए हैं, विद्वान हुए, उन्होंने अपने क्या क्या मत दिए हैं वो जाना था और सामाजिक न्याय क्या होता है उसके बारे में जाना था और सामाजिक न्याय को स्थापित करने के कौन कौन से तरीके होते हैं उनके बारे में जाना था। आज की इस वीडियो का सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत। ठीक है, तो ये पार्ट 2 है और इसमें आपका ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो का पहला टॉपिक क्या है हमारा, जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत। तो देखिए ये न्याय का सिद्धांत क्या है आइए जानते हैं। तो पहले तो अंडरलाइन कर दूं मैं। हाँ, अब देखिए जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत के अनुसार निष्पक्ष और न्याय संगत नियम तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता यही है कि हम खुद को ऐसी परिस्थिति में होने की कल्पना करें जहां हमें यह निर्णय लेना है कि समाज को कैसे संगठित करना है। यानी कि जॉन रॉल्स जी कहते हैं कि अगर हमें न्याय को स्थापित करना है, न्याय करना है और निष्पक्ष करना है, तो उसके लिए जो व्यक्ति न्याय कर रहा है उससे उस स्थिति में अपने आप को रख के न्याय करना होगा जहाँ पे वो अपने आप को नहीं जानता हो, एकदम शून्य हो। ठीक है, आगे देखिए इसका विवरण लेते हैं। हम नहीं जानते कि किस किस्म के परिवार में हम जन्म लेंगे, हम उच्च जाति के हैं या फिर निम्न जाति के हैं, हम धनी हैं, गरीब हैं या फिर सुविधा संपन्न हैं या सुविधाहीन हैं। यानी कि जॉन रॉल्स जी कहते हैं कि जब हम न्याय कर रहे हों उस समय ना तो हमें जाति को लेके, धर्म को लेके, अमीरी गरीबी को लेके या संसाधनों को लेके हमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है। इन सभी बातों को भूल के ही हमें न्याय करना होगा। ठीक है, तभी एक सही न्याय हम कर पाएंगे। फिर जॉन रॉल्स जी कहते हैं कि अगर हमें यह नहीं मालूम हो कि हम कौन होंगे और भविष्य में समाज में हमारे लिए कौन से विकल्प खुले होंगे, तब हम भविष्य के उस समाज के नियमों और संगठन के बारे में जिस निर्णय का समर्थन करेंगे वह तमाम सदस्यों के लिए अच्छा होगा। यानी रॉल्स जी कहते हैं न्याय करते समय हमें अपने आप को ये भुला देना होगा कि हम कौन हैं, भविष्य में हम क्या होने वाले हैं, जो हम निर्णय लेंगे उसका हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, जब ये सारी बातें हम भूल जाएंगे उसके बाद हम जो न्याय करेंगे वो सभी लोगों के हित में होगा, सभी सदस्यों के लिए अच्छा होगा। ठीक है, इसे अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो जॉन रॉल्स जी ने इसको सिंपल भाषा में क्या कहा है, देखिए रॉल्स ने इसे अज्ञानता के आवरण में सोचना कहा है। अज्ञानता के आवरण, अब देखिए ये क्या है। वे कहते हैं कि समाज में अपने संभावित स्थान और हैसियत के बारे में पूर्ण अज्ञानता की हालत में हर आदमी आमतौर पर, जैसे सब करते हैं, अपने खुद के हितों को ध्यान में रखकर फैसला करेंगे, क्योंकि कोई नहीं जानता कि वह कौन होगा और उसके लिए क्या लाभप्रद होगा। इसलिए हर कोई सबसे बुरी स्थिति के मद्देनजर समाज की कल्पना करेगा। यानी कि रॉल्स अपने इस अज्ञानता के आवरण, इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि व्यक्ति जिस समय न्याय कर रहा होता है, अभी की हम बात करें अगर करंट टाइम की, तो इस समय क्या होता है कि जो जज या समाज में कोई बड़ा आदमी न्याय कर रहा होता है तो वो अपना हित साधता है। ठीक है, लेकिन अगर हमें एक सही न्याय करना है तो उसके लिए क्या करना है, हमें अपने हितों को छोड़ के बल्कि जो एक्चुअल में न्याय होना चाहिए वो करेंगे, तभी सामाजिक न्याय स्थापित हो पाएगा। ठीक है, तो रॉल्स के अज्ञानता का आवरण ये है। ठीक है, उसके बाद आगे 2 पॉइंट और हैं, अभी आगे भी पॉइंट्स हैं। तो ये देखिए अगला पॉइंट क्या है कि खुद के लिए सोच विचार कर सकने वाले व्यक्ति के सामने यह स्पष्ट रहेगा कि जो जन्म से सुविधा संपन्न है वे कुछ विशेष अवसरों का उपभोग करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से यदि उनका जन्म समाज के वंचित तबकों में हो जहां वैसा कोई अवसर ना मिले तब क्या होगा। यानी कि जॉन रॉल्स जी कहते हैं कि व्यक्ति जब सुविधा संपन्न देश में, मतलब सुविधा संपन्न समाज में, घर में जन्म लेता है तो उसके पास अवसर भी होंगे, संसाधन भी होंगे जिसका वो उपभोग करेगा। लेकिन अगर वो किसी गरीब परिवार में, किसी निम्न जाति में अगर पैदा होता है तो वो उसे अवसर नहीं मिलेंगे। तो उस समय ये जो निम्न परिवार वाला बंदा है वो क्या करेगा। तो उन्होंने कहा इसलिए अपने स्वार्थ में काम करने वाले हर व्यक्ति के लिए यही उचित होगा कि वह संगठन के ऐसे नियमों के बारे में सोचे जो कमज़ोर तबके के लिए यथोचित अवसर सुनिश्चित कर सके। इस प्रयास से देखेगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों पर सभी लोगों को प्राप्त होंगे, चाहे वो उच्च वर्ग के हों या ना हो।
यानी कि इस खाई को समाप्त करने के लिए जो व्यक्ति न्याय कर रहा है उससे अपने जो संगठन है, यानी कि जो व्यक्ति न्याय कर रहा है उससे संगठनों के माध्यम से कुछ ऐसे नियमों को बनाना होगा, कानूनों को बनाना होगा, जिससे जो निम्नतर के जो लोग हैं, निम्न जाति के, गरीब वगैरह, ठीक है, तो उन्हें उच्च शिक्षा मिल सके, वो स्वस्थ रह सके, आवास जैसे जो महत्वपूर्ण संसाधन है वो भी उन्हें मिल सकें। ठीक है, उसके बाद आगे के 2-3 पॉइंट और भी हैं, वो देखिए यहाँ पे। आई होप आप समझ गए होंगे जॉन रॉल्स का जो न्याय का सिद्धांत है वो क्या है। आगे पॉइंट देखिए, आमतौर पर एक स्वस्थ और उत्पादक जीवन जीने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम बुनियादी ज़रूरतें आवश्यक मानी गई हैं। बुनियादी ज़रूरतें क्या होती हैं? सिंपल सी बात है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो ऐसे में हर एक निम्नतर व्यक्ति, चाहे वो निम्न जाति का हो या गरीब हो, पिछड़ा वर्ग हो, जो भी हो, ठीक है, मतलब जो निम्न जाति का हो, गरीब वगैरह, तो उसमें उसे उसकी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो कम से कम मिलनी ही चाहिए। ठीक है, अनेक सरकारों तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने लोगों की बुनियादी ज़रूरतों की गणना के लिए विविध तरीके अपनाए हैं। यानी कि जॉन रॉल्स जी कहते हैं कि हमारा जो यूएनओ है और जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है और हमारे देश की सरकारों, इन सभी सरकारों ने मिलके ये जो गरीब लोग होते हैं इनके लिए बुनियादी ज़रूरतों की गणना के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए हैं और अपने अपने तरीक़ों से बताया है कि इन व्यक्तियों की बुनियादी ज़रूरतें क्या क्या होती हैं। ठीक है, लेकिन सामान्यतः इस पर सहमति है कि स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक पोषकों के तत्वों की बुनियादी मात्रा, यानी कि स्वस्थ रहने के लिए इन्हें पोषक तत्व मिलने चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए, इन्हें आवास यानी रहने के लिए घर मिलना चाहिए, पीने के लिए स्वच्छ जल होना चाहिए और न्यूनतम मजदूरी भी इन्हें मिलनी चाहिए ताकि ये अपना खर्चा चला सकें। मनुष्य की न्यूनतम बुनियादी ज़रूरतों को सुनिश्चित करने के लिए सरकार अहम भूमिका निभाती है। मनुष्य की जो यानी जो समाज में व्यक्ति रहते हैं उनकी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनको सुनिश्चित रहने के लिए वर्ल्ड स्तर पर जो यूएनओ है, ठीक है, और जो स्वास्थ्य संगठन है, हमारी सरकारें हैं, इन सभी ने बुनियादी ज़रूरतों को सुनिश्चित करने के लिए अपने अपने अहम और महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ठीक है, तो ये था हमारा जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत, जिसे हम अगर सिंपल सी भाषा में कहें तो अज्ञानता के आवरण का सिद्धांत कह सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे क्या है ये। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो सामाजिक न्याय के बारे में तो कल मैंने आपको बता ही दिया था। अब हम बात करते हैं मुक्त बाजार बनाम के बारे में। ये तो वैसे भी जैसा कि आपको वर्ड से पता चल रहा है तो बहुत ईजी सा ही है। ठीक है, क्या है? मुक्त बाजार बनाम आज का दूसरा टॉपिक। मुक्त बाजार खुली प्रतियोगिता द्वारा योग्य व सक्षम व्यक्तियों को सीधा फ़ायदा पहुंचाने का व राज्य के हस्तक्षेप के विरोधी हैं। यानी कि मुक्त बाजार जो है वो एक खुली प्रतियोगिता है। खुली प्रतियोगिता मतलब एक बाज़ार है जहाँ पे कोई भी आए कुछ भी बेचे, बस प्रतियोगिता है वहाँ पे। ठीक है, बहुत सारी दुकानें होंगी, बहुत सारे सामान बनाएंगे एक ही जैसे, तो सिंपल सी बात है, ऐसे मुक्त बाजार में वहाँ प्रतियोगिता तो होगी और वहाँ पे जो योग्य व्यक्ति हैं, जो सक्षम व्यक्ति हैं, वही इस प्रतियोगिता में भाग भी लेगा और जीतेगा भी। ठीक है, और ये जो मुक्त बाजार बनाम है ये सरकार के हस्तक्षेप पर रोक लगाती है, विरोध करती है उसको। ठीक है, विरोधी है उसकी। ऐसे में यह बहस तेज हो जाती है कि क्या असक्षम और सुविधाहीन वर्गों की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए, क्योंकि मुक्त बाजार के अनुसार प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। यानी कि यहाँ पे एक क्वेश्चन ये उठता है कि जो लोग इस प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं ले सकते, जो लोग गरीब हैं, असक्षम है, सुविधाहीन हैं, तो क्या उनके लिए सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए कि उनको भी इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए योग्य बनाया जाए? ये क्वेश्चन उठता है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए आगे जानते हैं इसमें क्वेश्चन का आंसर किस तरह से हम देंगे। तो मुक्त बाज़ार के कुछ पक्ष हैं यहाँ पे, वो जान लेते हैं, यानी कि मुक्त बाज़ार के लाभ के बारे में। ठीक है, तो ये जो मुक्त बाज़ार है वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग की परवाह नहीं करता है। फिर चाहे आप पुरुष हो या स्त्री हो, बाज़ार केवल व्यक्ति की योग्यता व कौशल की परवाह करता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने एक दुकान खोल ली है, ठीक है, और वहाँ पे आप धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे अपना सामान बेच रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये मुक्त बाज़ार जो है ये केवल व्यक्ति के कौशल, उसकी योग्यता के आधार पे ही प्रतिस्पर्धा को उसमें लाता है। ठीक है, प्रतिस्पर्धा में वो व्यक्ति आ पाता है और इसमें अपना पैर जमा पाता है अच्छे से। ठीक है, तो जो मुक्त बाज़ार के पक्ष में पहला तर्क क्या हुआ कि मुक्त बाज़ार जो है वो जाति, धर्म, लिंग की परवाह नहीं करता है, ना ही स्त्री पुरुष की परवाह करता है। ये केवल व्यक्ति की योग्यता और कौशल के अकॉर्डिंग उसको इस प्रतिस्पर्धा में उतारता है।
मुक्त बाजार की वजह से आज नागरिकों को अधिक विकल्प चुनने का मौका मिला है। जैसा कि आपने देखा होगा मार्केट में जब भी आप जाते हैं, कोई साड़ी वगैरह खरीदते हैं या कोई फ़ोन वगैरह खरीदते हैं, तो आपको एक नहीं बल्कि बहुत सारे विकल्प मिल जाते हैं। अगर आपको एक दुकान अच्छी नहीं लगती तो आप दूसरी दुकान पे जाते हैं, वहाँ पे अच्छा नहीं लगा, यानी कि आपको बहुत सारे यहाँ पे जो विकल्प है वो मिल जाते हैं। और ऐसे में क्या है कि विकल्प मिलने के साथ साथ में आपको उसमें गुणवत्ता में सुधार भी हुआ मिलता है, और साथ ही साथ जो वस्तुएँ होती हैं वो आपको अच्छी भी मिलती हैं और कम पैसों में भी मिल जाती हैं। ठीक है, जो न्यूनतम मूल्य होना चाहिए उससे भी कम में आपको मिल जाती हैं। तो ये है मुक्त बाज़ार के पक्ष के बारे में, जैसे कि आज हम अपने देखते हैं। अब बात करते हैं मुक्त बाज़ार के विपक्ष के बारे में, यानी कि मुक्त बाज़ार के जो लोग विरोधी हैं वो क्या कहते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो देखिए मुक्त बाज़ार के जो विपक्षी हैं वो क्या कहते हैं, वह उन वृद्धों और रोगियों को विशेष सहायता प्रदान करे जो प्रतिस्पर्धी नहीं बन सकते। यानी कि मुक्त बाज़ार के विपक्ष में जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति इस प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं ले पाते हैं, चाहे वो वृद्ध हो, स्त्री पुरुष हो या फिर सुविधाहीन संसाधनहीन व्यक्ति हो, उन सभी को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सरकार का ये दायित्व है कि उन्हें सहायता करें। मुक्त बाज़ार ताकतवर, धनी व प्रभावशाली लोगों के हित में काम करने को प्रवृत्त होता है, जिसका प्रभाव सुविधा विहीन लोगों के लिए अवसरों से वंचित होना हो सकता है। यानी कि मुक्त बाज़ार के जो विपक्षी लोग हैं वो क्या कहते हैं कि मुक्त बाज़ार जो है वो ताकतवरी और धनी लोगों को प्रतिभाशाली बनाता है और उनको राजनीति में भी उतारता है, लेकिन वहीं जो समाज के निम्नतर के जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, सुविधाहीन जो लोग हैं, वो ऐसे अवसरों से वंचित हो जाते हैं और इस प्रकार से वो इस मुक्त बाज़ार में मतलब कि प्रतिस्पर्धी नहीं बन सकते हैं। तो ऐसे में उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सरकार का ये दायित्व है कि वो उनकी सहायता करे। ठीक है, तो ये था मुक्त बाज़ार बनाम। ये आपको पता चला कि मुक्त बाज़ार क्या है और उसके पक्ष क्या हैं और विपक्ष क्या है। अब बात करते हैं कि सामाजिक न्याय से जुड़े हुए कुछ अन्य पहलू। ये अन्य पहलू किस तरह से कि जो आपके टॉपिक्स दिए हुए थे इनमें से कुछ अलग अलग से पॉइंट्स मैंने छांटे हैं। तो वो पॉइंट क्या है, देखिए। सबसे पहला कि अन्याय के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। अन्याय किस तरह से मतलब अन्याय किस किस प्रकार का होता है वो जानते हैं। तो अन्याय देखिए सामाजिक भी हो सकता है, राजनीतिक हो सकता है, कानूनी भी हो सकता है, आर्थिक भी हो सकता है। अब इस अन्याय के बारे में पहले तो मैंने आपको न्याय के बारे में बताया था पिछली जो वीडियो थी हमारी पार्ट 1 में। तो वैसे ही जैसे सामाजिक न्याय क्या होता है, राजनीतिक न्याय क्या होता है, कानूनी न्याय क्या होता है, आर्थिक न्याय क्या होता है, तो उसी प्रकार से ये जो सामाजिक, राजनीतिक, कानूनी और आर्थिक अन्याय भी होते हैं। तो बस जैसे ही आपने वो फर्स्ट वीडियो देखी होगी उसमें न्याय का, इसमें अन्याय का उल्टा कर दीजिए, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं आर्थिक न्याय की स्थापना के उपाय। ये भी हमने जाना था पिछली वीडियो में। तो आर्थिक न्याय की स्थापना के उपाय कुछ इस तरह से हैं कि न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति, यानी कि जो व्यक्तियों की न्यूनतम आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति की जानी चाहिए, और जो जब इनकी पूर्ति नहीं हो पाए, उनके पास संसाधन ना हो, तो राज्य को हस्तक्षेप करके उनको प्रतिस्पर्धी लायक बनाना चाहिए, उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। व्यक्ति को सामर्थ्य के अनुसार कार्य देना चाहिए, यानी कि व्यक्ति जो काम कर सकता है उसके अनुसार उसे कार्य मिलना चाहिए और उसे आर्थिक सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। समान काम का समान वेतन, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, जितने घंटे काम करते हैं, जैसा काम करते हैं, एक जैसा काम करते हैं तो एक जैसा उन्हें पैसा भी मिलना चाहिए। यह है आर्थिक न्याय की स्थापना के उपाय। फिर है राजनीतिक न्याय की स्थापना के उपाय, यानी कि राजनीतिक न्याय को हमें स्थापित करना है तो उसके क्या क्या उपाय हैं। पहला उपाय है कि लोकतांत्रिक शासन, यानी कि देश में राजनीतिक न्याय की स्थापना के लिए लोकतांत्रिक शासन का होना अति आवश्यक है। ठीक है, राजनीतिक दलों का निर्माण किया जाना चाहिए जिसकी वजह से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। ठीक है, और हमें बहुत सारे विकल्प मिल जाएंगे कि हम इस नेता को चुने या उस नेता को चुने, जो अच्छा काम करेगा हम उससे चुनेंगे। तो राजनीतिक दलों का निर्माण किया जाना चाहिए। राजनीतिक अधिकार दिए जाने चाहिए, जैसे चुनाव लड़ने का अधिकार हो गया, मत देने का अधिकार है। ठीक है, चुनाव में खड़े होने का अधिकार है। इस तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रेस, यानी कि जो हमारी मीडिया है उसके ऊपर किसी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। चाहे वो किसी भी मंत्री वगैरह से मिलने जाए तो उसे मिलने दिया जाए और सवाल जवाब जो इंटरव्यू वगैरह होते हैं वो लेने दिया जाए। तो ऐसे में स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रेस भी राजनीतिक न्याय की स्थापना का एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय माना जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। वो कौन कौन से कदम हैं? तो देखिए, पहला कदम है निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, यानी कि जो एक प्राथमिक शिक्षा होती है 8वीं से 10वीं या 12वीं तक की। ठीक है, तो निःशुल्क होनी चाहिए, यानी कि फ्री होनी चाहिए और अनिवार्य भी है। ठीक है,
तो उस शिक्षा को प्रदान करना है जो समाज में बच्चे रहते हैं उनके लिए, ठीक है। फिर है पंचवर्षीय योजनाएं, और फिर है मौलिक अधिकारों के प्रावधान। तो मौलिक अधिकारों के प्रावधान मतलब कि जो मौलिक अधिकार हमारे संविधान में दिए गए हैं वो भी भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए उठाया गया कदम है। जैसे कि अनुच्छेद 14 जिसमें कानून के समक्ष समानता है, और आपकी जो छुआछूत की मतलब कि अस्पृश्यता जो थी अनुच्छेद 17 के अंतर्गत उसे भी ख़त्म कर दिया गया है। तो ये सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए उठाए गए कुछ कदम थे। फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में प्रयास, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा भी समाज में न्याय की स्थापना के लिए कुछ कदम उठाए गए थे, ठीक है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में आपको जो फर्स्ट बुक है आपकी उसमें मैंने बताया था, ठीक है। तो देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते क्या है, वही हैं जो मौलिक अधिकारों के अलावा दूसरे तरह के अधिकार होते हैं वो होते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की ये वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है, लेकिन वीडियो ख़त्म करने से पहले इस चैप्टर के जितने भी पॉइंट्स हैं वो मैं आपको दोबारा से दिखा रहा हूँ। जैसे ये है पहला पॉइंट, न्याय क्या होता है, ठीक है। न्याय पे विभिन्न विद्वान के राजनीतिज्ञों के क्या क्या मत थे, ठीक है, वो यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि आपको यहाँ पर और भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको चैप्टर से मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।